चैप्टर 2 11th साइंस फिजिक्स। आज हम जो देख रहे हैं एक्चुअली इसको हमने नोट्स में क्वेश्चन 6 करके डाला है, लेकिन ये सब पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है टेक्स्ट बुक का कि एग्जाम में पूछेगा। लेकिन हाँ, इस टेबल के अंदर हम बहुत सारी क्वांटिटीज, उनके फॉर्मूले, उनके यूनिट सीखने वाले हैं और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी सीखेंगे। ये अपना एक बेसिक है फिजिक्स का, ये अपने को आना चाहिए। ठीक है, तो अभी 2-3 लेक्चर 2-3 दिन यही चलेगा पूरा। ओके चलो, क्या एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में एसआई टेबल देखा था, है ना। एसआई टेबल में 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे और 2 सप्लीमेंट्री थे। तो 7 और 2, उसके अलावा बहुत सारे होते हैं ना डिराइव। हाँ, तो उससे आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा कि क्या क्या है। तो चलो, अच्छा एक चीज याद रखना, फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो इसमें आ गया कहीं पढ़ते पढ़ते, तो फंडामेंटल का कंसेप्ट क्या था कि वो दे आर लेस इन नंबर्स, दे आर इंडिपेंडेंट म्यूचुअली, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ऐसा था ना। तो मान लो इसमें कोई फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाता है तो उसका फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट। चलो ऐसे एक काम करते हैं, अपन पहले 2-3 फंडामेंटल ही ले लेते हैं ताकि बीच में फिर वो डिस्टर्बेंस नहीं हो। नंबर 1, डिस्टेंस। डिस्टेंस symbolically denoted by d also. It has no formula right now at your level because it is fundamental. Okay, distance unit is meter. What about dimensional formula? So first we will learn 7 to 8 quantity, their formula, their unit, then we will learn together all the dimensional formula. Okay, so now leave it free. Second, mass. Mass can be denoted by small m. This has no formula. Unit, kilogram. Done. Then third one, time. Time can be denoted by t. No formula. Unit is second. Okay. चलिए 3 फंडामेंटल हो गया ना, अब थोड़ा ढंग का लेते हैं। फोर्थ, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए सेम फंडा चलेगा। इससे स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीजें हैं, देखो क्या अलग है वो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ही, ऐसा समझ के चलते हैं। ओके, क्या फॉर्मूला है इसका, बनाना है, चल बनाते हैं। स्पीड का डेफिनेशन किसी को याद है? 9th-10th में भी पढ़ा होगा। स्पीड क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड पढ़ा था ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो लिखते चलो डेफिनेशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये डेफिनेशन क्यों दे रहा हूं? अरे भाई, अपन ने बोला था ना, फिजिक्स को जितना हो सके समझने की कोशिश करो, फिजिक्स के क्लोज जाओ, उसके करीब जाओ। आप ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं लिखना है फॉर्मूला, थोड़ा अंदर जाओ ना, कुछ तो फायदा होगा उसका। ठीक है, चलो अभी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन से हम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। यस, याद रखने, कोई भी डेफिनेशन में जिसको यूनिट बोला है वो हमेशा नीचे लेने का, जिसको यूनिट नहीं बोला है रिलेटेड क्वांटिटी को कहां लेने का? ऊपर। देख समझाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। इस डेफिनेशन में देख, यूनिट किसको बोला है? टाइम को बोला ना, पर यूनिट टाइम। टाइम को यूनिट बोला गया तो नीचे ले लो टाइम फॉर्मूले में, और ऊपर ले लो रिलेटेड क्वांटिटी कौन सा है? डिस्टेंस। और इन दोनों का मर्जर क्या बनाता है? स्पीड बनाता है। ये आपने देखा होगा 8-9 में फॉर्मूला, समझ में आया? ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चल, डिस्टेंस के लिए क्या होगा? मीटर। टाइम के लिए क्या होगा? सेकेंड। या तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, ये देख सेकंड नीचे है ना, मतलब इस पे 1 तो पावर होता ही है, इसको ऊपर ले ले, वो हो जाएगा -1। अच्छा, इसको हम इनवर्स भी पढ़ते हैं, कभी भी -1 पावर है तो उसको क्या पढ़ सकते हैं? इनवर्स। तो देख, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। पहले हम कैसे पढ़ते थे? मीटर सेकेंड टू द पावर -1, ऐसे नहीं, मीटर सेकेंड इनवर्स। लेकिन 1 है तो यह इधर 2 है तो उसको 2 पढ़ना है, 3 है तो 3 पढ़ना है, लेकिन सिर्फ 1 को हम क्या पढ़ सकते हैं? इनवर्स। चलो नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं उसको, और एक्सेलरेशन तो मेरा बहुत फेवरेट है। आई एंजॉयड व्हाइल आई एम टीचिंग अबाउट एक्सेलरेशन, रियली एंजॉयड। एक्सेलरेशन क्या है?
एक्टिवा चलाया नहीं, माइनर एज नहीं चलाया होगा, ठीक है। मम्मी पापा ने चलाया होगा, उनके पीछे पीछे बैठे होंगे, आगे बैठे होंगे, किसी को चलाते हुए देखा होगा ऐसे ब्रूम ब्रूम ब्रूम। यस, उस एक्टिवा के मोशन पे अपना एक्सेलरेशन का पूरा समझ डिपेंड करता है। ये फिनोमिना चिपका लेना दिमाग में, 2 साल बहुत काम आएगा। जब भी एक्सेलरेशन की बात आए, एक्टिवा के मोशन को नजर में लगाना है। क्या मोशन, समझाता हूं। एक्टिवा या टू व्हीलर कुछ भी अपन चलाते हैं, उसका वो जो हैंडल होता है ना, जिससे हम ब्रूम ब्रूम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सेलेटर। क्या बोलते हैं? एक्सेलेटर, क्योंकि वो गाड़ी को एक्सेलरेट करता है। ओके, गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेलेटर। अब उसका स्पीडोमीटर के साथ देख क्या कनेक्शन है। ये स्पीडोमीटर इधर होता है अपनी, गाड़ी चला रहे तो आगे से स्पीडोमीटर होता है ना, जो स्पीड दिखाता है, ठीक है। वो जो स्पीडोमीटर का नीडल है, उसको और इसको हम रिलेट करके पढ़ समझते हैं। जैसे स्पीडोमीटर अपना नीडल 0 पे, अब यहां से वो एक्सीलेटर को उठा, ऐसे ब्रूम उठा, जैसे ये उठेगा, उंगली देख मेरी, दिखा, जैसे ये उठेगा, है ना, ब्रूम 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 ब्रूम, समझा ये मोशन। अब इसमें वो कह रहा है, देख बताता हूं। ये जो एक्सीलेटर है, जैसे अपवर्ड गया, ये ब्रूम स्पीड बढ़ा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 से ज्यादा नहीं जाना। जैसे ये डाउनवर्ड गया, ओके, तो ये जो एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर के मूवमेंट को एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सीलेटर के मूवमेंट को, जैसे मान ले, देख एक और समझ, इसको 1 मिनट साइड में रख दे। जैसे गाड़ी तेरा 60 की स्पीड पे ऐसे, तो 60 पे गाड़ी जा रहा है ऐसे ब्रूम, तो क्या लगता है तेरे को, यहां कुछ मूवमेंट होगा? अरे नहीं होगा, 60 पे ना, यहां मान ले मूवमेंट है ऐसे, तो फिर ये 60 पे कैसे चिपकेगा? तो ये ज्यादा कम होता। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है कि ये 60 पे चिपका हुआ और गाड़ी 60 पे जा रही है, तो ये भी मूवमेंट नहीं देगा, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन नहीं है। इसकी मूवमेंट को एक्सेलरेशन बोलते हैं, समझा। तेरा गाड़ी 100 पे जा रहा है, लेकिन 100 उसका मतलब ये ऐसे चिपका हुआ है हाथ में, 100 पे चिपका हुआ है, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे, क्योंकि ये ऊपर नीचे हुआ तो वो स्पीड भी 100 से कम ज्यादा होगी, 90, 110, 90, 110 ऐसा होगा। लेकिन ये 100 पे चिपकी हुई स्पीड, मतलब कि ये भी चिपका हुआ है, तो ये एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, समझा। एक्सेलरेशन का मतलब इसकी मूवमेंट, अच्छा, इसकी मूवमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द चेंज इन स्पीड। इसकी मूवमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड इनटू द चेंज इन स्पीड। हाँ, तो यहीं से डेफिनेशन बनता है। क्या डेफिनेशन बनता है? चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डेफिनेशन देखो एक्सेलरेशन का, अभी बोला ना चेंज इन स्पीड, मैं स्पीड टर्म बार बार यूज कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली वहां पे वेलोसिटी टर्म आता है, वो सब वेक्टर का मैटर है, लेकिन वो आप आगे चैप्टर 3-4 में सीखोगे। अभी आप स्पीड को वेलोसिटी समझ लो, इसलिए मैं कहीं भी स्पीड बोलता हूं तो टेक्निकली वो रॉन्ग है, लेकिन हमारे समझने के लिए भी स्पीड ओके, ठीक है। तो चलो, चेंज इन स्पीड, ले वेलोसिटी ले ले यार, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is called acceleration। डेफिनेशन तो समझ में आया पूरा, फिनोमिनन पर से, मोशन पर से, एक्टिवा के मोशन पर से डेफिनेशन क्रिएट करने का कोशिश किया हमने। अब इसका फॉर्मूला बना, अभी बोला था ना, जिसको यूनिट टाइम बोला हो वो कहाँ जाएगा? नीचे। रिलेटेड कौन है उसके साथ? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कहाँ जाएगा? ऊपर, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। बन गया फॉर्मूला। चल इधर ले ले, तो थोड़ा जगह सेट करते हैं, नीचे ले। एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला बना? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मतलब कोई वेलोसिटी, वेलोसिटी और नीचे क्या है? टाइम। तो टाइम है तो हो गया सेकंड। वेलोसिटी का क्या होगा? ऊपर देख, ये रहा ना, मीटर अपॉन सेकंड। सेट हो गया ना पूरा मैथ्स? ओके। अब ये सेकंड नीचे ही है, तो नीचे हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसको ऊपर लिखेगा तो मीटर सेकंड माइनस 2। डन। चलो, एक्सेलरेशन पक्का होना चाहिए। अच्छा, ये एक्सेलरेशन आधे 1 घंटे का डिस्कशन मांगता है क्लासरूम में, तब हम इसको वेक्टर से सर्कल पे बहुत सी जगह ड्रॉ करके सीखेंगे,
लेकिन दैट विल बी इन द क्लासरूम लेक्चर। ओके, अभी इस वीडियो का एक लिमिट है, इतने मिनट का बना सकते हैं, तो आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको ड्रूम 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 एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा एक मिनट, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है यार, एक्सेलरेशन में इतना कुछ भरा पड़ा है मेरे अंदर कि मैं कंटिन्यूस 3 घंटा बोलूं ना एक्सेलरेशन पे तो भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होगा, इतना एक्सेलरेशन के बारे में भरा पड़ा है अंदर। बहुत सी किताबें पढ़ चुका हूं मैं, बहुत सी किताबों के रिसर्च के अंदर घुस चुका हूं। देख एक और चीज समझ, जैसे अपना गाड़ी 100 पे जा रहा है, ठीक है, हाईवे पे 100 पे जा रहा है गाड़ी, 100 की स्पीड है, तो ये उस वक्त क्या गाड़ी में एक्सेलरेशन है? नहीं है। क्यों? स्पीड चेंज कहां हो रहा है? अपना थॉट तो क्या था कि चेंज इन स्पीड मींस एक्सेलरेशन। तो गाड़ी 100 पे है तो स्पीडोमीटर का नीडल तो चिपका हुआ 100 पे, तो यहां पे कुछ मूवमेंट ही नहीं होगा। इसकी मूवमेंट को एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको नहीं बोलते, इसकी मूवमेंट को। कोई गाड़ी 100 की स्पीड पे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सेलरेटेड है। एट दैट टाइम उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज इन स्पीड मींस एक्सेलरेशन। क्लियर? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं, फोर्स। फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। फोर्स का सिंपल डेफिनेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। किसका? मास एंड एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू फोर्स। तो लिखता नहीं हूं मैं, इधर ही देख लेते हैं। मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लीकेशन है ना। ओके चल, अब ये मास मीन्स किलोग्राम, एक्सेलरेशन तो ऊपर बना है ना अपन ने, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। डन। अच्छा देख, एक मस्त फॉर्मूला भी सेट हो रहा है, F इज इक्वल टू मास इज डिनोटेड बाय m, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a। F इज इक्वल टू मास। फोर्स है ना, फिजिक्स की मम्मी है, मॉम है, माँ है, हाँ है। हर चैप्टर में फोर्स मिलेगा तेरे को, हर न्यूमेरिकल में फोर्स का कुछ ना कुछ टच होगा। चला जाए 7 एंड लास्ट फॉर टुडे, वर्क या तो एनर्जी भी या टॉर्क, इन सबके लिए यही आएगा। ऐसे तीनों चीजें अलग अलग है, लेकिन अभी हम जिस लेवल पे हैं हमको सिर्फ यूनिट सीखने हैं, तो इन तीनों का यूनिट एक जैसा होता है, इसलिए तीनों नाम लिख दिया। एग्जाम में टॉर्क पूछे, वर्क पूछे, एनर्जी पूछे, तो यही लिखना, ठीक है। वर्क होता है W, एनर्जी होता है E। टॉर्क के लिए क्या सिंबल है? टॉर्क के लिए ऐसे T जो होता है ना, उसको थोड़ा बेंड करना होता है, यूं देख, यूं बेंड करते, ये हो गया टाउ। इसको क्या पढ़ते हैं? टाउ। ओके, टॉर्क क्या है सर? अरे यार, कोई भी चीज रोटेट होता है ना, टॉर्क की वजह से होता है। जैसे अपने घर में पंखा घूम रहा है, तो उस फैन के अंदर का जो मोटर है वो टॉर्क जनरेट करता है। टॉर्क नहीं क्रिएट कर पाएगा तो फैन नहीं घूम पाएगा। गाड़ी के टायर में टॉर्क जनरेट होता है, इसलिए गाड़ी का टायर घूमता है। तो किसी भी चीज के घूमने के लिए जो ताकत रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज टॉर्क। ओके, अब डिटेल के लिए आगे बहुत से चैप्टर से टॉर्क समझेंगे, तब आ जाओगे। चल, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट यहां से उठा लो, जो पहले बनाया अपन ने, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मीन्स मीटर, दिस मीटर इज मीटर स्क्वायर, नाउ इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। चल ठीक है, अब ये 7 हो गए ना अपने पास। इसमें एक और बता देता हूं चीज, ये जो फोर्स का यूनिट है इसको हम शॉर्ट में न्यूटन भी बोलते हैं, बोल सकते हैं। आप एग्जाम में मान लो आपको ये नहीं लिखना है पूरा, तो सिर्फ एन लिख सकते हो, सर आइजैक न्यूटन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स। फिर जो वर्क का यूनिट है इसको शॉर्ट में हम जूल बोल सकते हैं, कैपिटल जे, जूल। जूल को जेम्स प्रिस्कॉट जूल, नाम सुना होगा आपने 10th में, करंट, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आया होगा। जूल हीट एंड जूल एनर्जी, ऑल दैट जूल साइंटिस्ट इज हियर। जेम्स प्रिस्कॉट जूल को रिस्पेक्ट और ऑनर के लिए इस यूनिट को शॉर्ट में आप जे भी लिख सकते हो। ओके, चलो अब इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। अब इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि 3 टर्म है अपने पास, एम एल टी। ये एम मीन्स मास को शो करता है, एल लेंथ को शो करता है, और टी टाइम को शो करता है। ओके, तो सबका कुछ ना कुछ एमएलटी बनेगा, एमएलटी 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 एमएलटी
किलोग्राम का जो पावर है वो इस मास पे लगा देने का। भाई किलोग्राम, जैसे देख इसको उठा, लास्ट वाले को उठा, लास्ट वाले में देख किलोग्राम पे पावर क्या है, 1 है ना, तो मास पे ले ले 1। ये मीटर स्क्वायर है ना, तो लेंथ पे ले ले 2। टाइम -2 है तो टाइम पे -2। समझा? फिर इधर देख, किलोग्राम पे क्या है 1, तो ये मास पे ले ले 1। ये मीटर पे कुछ नहीं है तो 1 समझ ले, तो 1। और सेकंड पे -2 है ना, इसमें अरे इसमें तो किलोग्राम वाला टर्म ही नहीं है ना, तो मास पे 0। मीटर के लिए 1 और ये माइनस, इसमें भी देख किलोग्राम वाला टर्म नहीं है तो 0 1 -1। अच्छा ये सेकंड वाले के लिए देखिएगा, तो सेकंड है तो ओनली 1, नो किलोग्राम एंड नो मीटर हियर, 0 फॉर किलोग्राम 1 0 0, फॉर मीटर 0 1 0। नंबर 9, physical quantity is power. Okay, what is power? Its symbol is capital P. Power क्या है? कितने टाइम में कितना वर्क हुआ, किसी भी मशीन का ये कितने टाइम में कितना वर्क करना जो एबिलिटी होता है उसको उसका पावर बोलते हैं। जैसे ये मोटर है 1 सेकंड में इतना पावर, इतना वर्क कर सकता है, ये मोटर 2 सेकंड में इतना वर्क कर सकता है, तो जो पर यूनिट टाइम एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर। समझा? तो अब डेफिनेशन लिखेंगे नहीं छोटे बच्चों जैसा, सीधा बातों में से बनाएंगे फॉर्मूला। वर्क पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम जो टाइम को नीचे डालना है, वर्क को डालना है ऊपर। वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, चल अब वर्क का यूनिट सीखा ना भी ऊपर अपन ने, वर्क का यूनिट क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर था कि नहीं, इसको शॉर्ट में हम जूल भी बोलते थे। हाँ, अब नीचे क्या है, टाइम तो 1 मोर सेकंड इज देयर। ओके, नाउ इट इज एंटायरली किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड इज सेकंड क्यूब and it will become second -3. Done. Next, area. The symbol is A. एरिया क्या पढ़ा हो यार, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। लेंथ म्हणजे मीटर, B मीन्स बी मीटर, तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर। ऐसा एक और है वॉल्यूम, ये भी क्या पढ़ा हूं बोलो छोटे बच्चों जैसा। वॉल्यूम मीन्स कैपिटल V, वॉल्यूम मीन्स L B H, लेंथ ब्रेथ हाइट, मीटर एंड मीटर, सो इट विल बी मीटर क्यूब। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे डेंसिटी। ये थोड़ा नया है आपके लिए, इसको आराम से पढ़ेंगे दौड़म दौड़नी। डेंसिटी का ऐसे तो वी कैन डिनोट बाय स्मॉल d, बट समटाइम it creates confusion. Why? Because distance is also denoted by small d. So in that case, so generally for density a new symbol like this, it is called rho। ऐसा वाला, ऐसे हम करते हैं ना, ये p होता है, p नहीं, थोड़ा ऐसे टेढ़ा करने का, थोड़ा टेढ़ा करने का, यहां से यूं ऐसे टेढ़ा वाला यूं p लेने का, इसको बोलते हैं रो, डेंसिटी का सिंबल रो। ठीक है, अब डेंसिटी क्या है, डेंसिटी भाई मास कितना है, इतने वॉल्यूम में कितना मास है, इस वॉल्यूम में कितना मास है, वो वॉल्यूम के अंदर कितना मास है उसका मेजरमेंट दिखाता है डेंसिटी। ऐसे डेंसिटी का देसी मतलब क्या होता है पता है तेरे को, कितना गाढ़ा है, कितना सॉलिड है, कितना टफ है। जैसे देख पानी और समझ ले रबड़ी, पानी और रबड़ी, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, रबड़ी ज्यादा डेंस है। डेंस म्हणजे इसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज है, थोड़ा गाढ़ा है मतलब यूं, तो पानी थोड़ा पतला है, तो पानी का डेंसिटी, तो जनरल देसी भाषा में हम इसको डेंसिटी समझते हैं। ठीक है, लेकिन उसका फॉर्मूला ऐसे बनता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को क्या डालना है नीचे, मास ऊपर, दो बार मास लिखोगे सर। चलो ठीक है, अब ये मास हो गया किलोग्राम, वॉल्यूम ऊपर ही बनाया ना अपने मीटर क्यूब, सो इट विल बिकम किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। अच्छा एक और बात बोल देता हूं, ये जो पावर है ना, पावर के यूनिट को शॉर्ट में वॉट बोलते हैं, वॉट। जैसे फोर्स के यूनिट को न्यूटन नाम दिया था शॉर्ट में,
वर्क के यूनिट को जूल बोला था, जैसे पावर के यूनिट को वॉट बोलते हैं। जेम्स वॉट, दैट गाय, याद है स्टोरी आपको? एक बच्चा किचन में बैठा था अपनी मॉम के पास, उसकी मॉम तपेली में कुछ पानी बॉईल कर रही थी, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था। बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि जैसे पानी का वेपर जब ऊपर उठता है तो ढक्कन ऐसे ऊपर नीचे होता है। हम अपने घर में भी ये देखते हैं ना कि तपेली में मम्मी ने कुछ भी दाल चावल रखा है और उसके ऊपर ढक्कन रखा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो अंदर से जो वेपर आता है उसकी वजह से वो ढक्कन उठता है, ऐसे मूवमेंट करता है, तो उस वेपर के अंदर इतना पावर होता है कि उस ढक्कन जैसी हैवी चीज को भी ऊपर नीचे कर देती है। तो उस बच्चे ने वही ऑब्जर्व किया और उसे पूरा स्टीम इंजन बना डाला, स्टीम इंजन। दैट गाय जेम्स वॉट, उसको रिस्पेक्ट और ऑनर देने के लिए पावर का यूनिट क्या लिया गया? वॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 प्रेशर। प्रेशर मीन्स कैपिटल पी, इजी है प्रेशर। यूनिट एरिया पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसको दबाने के लिए, दैट मीन्स प्रेशर, है ना, कि पूरा बोर्ड है, लेकिन इसके इतने से पर्टिकुलर इस यूनिट एरिया पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, दब जा भाई। हाँ, तो इस यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं प्रेशर। सर पूरे बोर्ड पे फोर्स लगाया जाए, ऐसे यूं धक्का मारा जाए या दौड़ा, उसको थ्रस्ट बोलते हैं, वो प्रेशर नहीं है, वो थ्रस्ट, वो आगे आएगा। लेकिन पर्टिकुलर एरिया पे जो हम फोर्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो हो गया डेफिनेशन। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, बन गया। अच्छा, फोर्स का यूनिट हमको पता ही है, आगे पढ़ा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, अभी पढ़ा ना ऊपर। हाँ, एक एक मीटर कैंसिल, यहाँ पे 1 मीटर बच जाएगा, वो ऊपर आएगा तो हो जाएगा -1 सेकेंड -2, डन। चलो अब इनके एमएलटीज लिख लेते हैं, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले जिसको हम शॉर्ट में निकालते हैं एमएलटी, 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 बार बार बोलने से चीजें याद होती है। इधर मास का पावर लिखने का, इधर लेंथ का और इधर टाइम का। तो देख इसमें मास का टर्म है ना किलोग्राम, उस पे 1 है तो इधर भी लिख ले 1। लेंथ पे क्या दिख रहा है 2, सेकंड पे क्या दिख रहा है -3। इधर देख मीटर स्क्वायर है, मतलब सिर्फ लेंथ का मामला है तो 2। किलोग्राम अवेलेबल नहीं है तो मास पे 0, टाइम भी अवेलेबल नहीं है तो 0। इस पे देख 3 है, 3 क्लियर। इस पे किलोग्राम है 1, देख लेंथ भी है -3, लेकिन टाइम का टर्म नहीं है तो 0। इस पे देख तीनों है, किलोग्राम 1 है, लेंथ -1 है और टाइम है -2, डन। ओके, 14 नंबर देख, फिजिकल क्वांटिटी है पीरियडिक टाइम। सीधा बता देता हूं, पीरियडिक टाइम मींस कैपिटल टी। अच्छा, वो पता है स्टार्टिंग में 3 अपन ने बेसिक लिए थे फंडामेंटल, मास, डिस्टेंस एंड टाइम। उसके लिए स्मॉल टी था, यहाँ पे अपन कैपिटल टी ले रहे थे। सर वो भी तो टाइम था, ये भी टाइम है, फर्क क्या है? फर्क है, सिखाता हूं, पहले इसका ये निपटा देते हैं। चलो, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, टाइम ही है, ठीक है। यूनिट क्या है इसका? सेकंड, डन। चल समझा था व्हाट इज पीरियडिक टाइम। आ जा 2 मिनट मुझे करवाता हूं। और नॉर्मली जैसे मैं यहां से दौड़ के कहीं पहुंच रहा हूं, उसके लिए जो लगता है दैट इज टाइम। मैं यहां से दौड़ के सीटीएम पहुंच रहा हूं, मणिनगर पहुंच रहा हूं, दैट इज टाइम। लेकिन मैं यहां पे खड़ा हूं और एक रोटेशन पूरा कर रहा हूं, इसके लिए मान ले मुझे 3 सेकंड लगा, तो मेरा पीरियडिक टाइम 3 सेकंड हुआ। समझा? वो टाइम और ये टाइम में फर्क। पर्टिकुलर पूरा एक रोटेशन खत्म करने में जो टाइम लगता है दैट इज पीरियडिक टाइम। या तो कोई चीज ऑसिलेट हो रही है, जैसे देख स्प्रिंग के नीचे कुछ लटका के फिर उसको खींच के छोड़ दे, तो वो जो ऑब्जेक्ट हो यूं यूं ऑसिलेट होगा, तो यहां से निकला वापस यहां तक आए, ये जो एक ऑसिलेशन का जो टाइम है दैट इज ऑल्सो पीरियडिक टाइम। समझा? जैसे अर्थ है, सन के अराउंड पूरा चक्कर लगा रही, तो अर्थ यहां से निकला, सपोज यहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से घूम के इस जगह पे वापस आए, तो पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ को जो टाइम लगा दैट इज पीरियडिक टाइम। समझा? पीरियडिक टाइम का मतलब वो नॉर्मल टाइम, कहीं भी दौड़ के गए कितना टाइम लगा, गाड़ी यहां से यहां पहुंचा कितना टाइम, दैट इज टाइम। और पीरियडिक टाइम इज डिफरेंट, अंडरस्टैंड? ओके, पीरियडिक टाइम का फिर से बोल लेता हूं मैं, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एक रोटेशन
या एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो वक्त लगता है उसको पीरियडिक टाइम बोलते हैं। डन। जैसे फिर से समझाता हूं, एक और याद आया देख। जैसे अपन इस पेन ने इसके अराउंड 1 2 3 चक्कर लगाए, ठीक है, 12 सेकंड में। 12 सेकंड में इसने 3 चक्कर लगाए, तो इसका पीरियडिक टाइम क्या हो? सोच, 12 सेकंड में 3 चक्कर लगा है। 3 चक्कर के टाइम को पीरियडिक टाइम नहीं बोलेंगे। एक चक्कर में जो वक्त लगा होगा, तो एक चक्कर में 4 सेकंड लगा होगा ना। पहले चक्कर में 4 सेकंड, फिर 4, तो हो गया ना 12। हाँ, तो पीरियडिक टाइम यहाँ पे 4 सेकंड है, 12 तो टोटल टाइम है। समझा? गुड। चल अब नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। ये पीरियडिक टाइम के रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियडिक टाइम, सो इट इज 1/2 और सेकेंड इनवर्स। और हर्ट्ज नाम का साइंटिस्ट था भाई, वेव्स पता किया था इसने, वेव्स को कैसे लैब में बनाते ना वेव्स, वो हर्ट्ज। ठीक है, उतना जानना जरूरी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पे भी मस्त बात कर सकते हैं, तो वो मजा आता है तो चल बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? देख, मेरे पास एक गन है, वो 1 सेकंड में 5 फायर करती है, धड़ाम 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 5 फायर किया। दूसरा गन है, उसने 1 सेकंड में 8 फायर किया, ठीक है। तो 1 सेकंड में 5 फायर्स एंड 1 सेकंड में 8 फायर्स। तो दोनों में से अच्छा कौन सा गन है? ये वाला, क्योंकि ये 1 सेकंड में ज्यादा काम कर रहा है ना। तो ये जो 1 सेकंड में काम करने का कैपेसिटी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। लेकिन 1 सेकंड पे ही कैलकुलेशन होना चाहिए। जैसे देखिए, गन है, इसने 1 सेकंड में 5 फायर किया, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? 5। लेकिन दूसरा कोई गन लाए, वो गन ने 5 सेकंड में 20 फायर किया, 5 सेकंड में 20 फायर, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन 1 सेकंड पे करना होता है। 5 सेकंड में 20 फायर कर रहे हैं, मतलब 1 सेकंड में 4 फायर करेगा ना। पहली सेकंड में 4, दूसरी सेकंड में 4, तीसरी सेकंड में 4, तो 5 सेकंड में 20 फायर, तो 1 सेकंड में 4 फायर, तो इसका फ्रीक्वेंसी 4 हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन पर सेकंड होती है। समझा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बाकी का डीप हम क्लासरूम में समझेंगे। ओके, चल नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इसको कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं, समटाइम इट इज डिनोटेड बाय एस आल्सो। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या है समझना पड़ेगा, ये बिना समझे मजा नहीं आएगा। सरफेस टेंशन देख, चाय पीता है ना, ठीक है, दूध तो पीता होगा। सुबह सुबह गर्म चाय को कप में ले और उसको 5 मिनट के लिए रख। 5 मिनट के बाद उसको ऑब्जर्व कर, उसके ऊपर का जो लेयर है ना, वैसे श्रिंक हो जाता है, पूरा ही खींच जाता है ना। शायद मलाई हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन चाय के ऊपर एक लेयर बन जाता है। फिर हम उसको यूं उंगली से साइड में करते हैं, देन वी टेक टी, है ना। वो जो ऊपर का लेयर है ना, उसके अंदर ही तेरा ये साइंस छुपा हुआ है सरफेस टेंशन का। जो ऊपर का लेयर है, चाय के कप के ऊपर का लेयर है, दैट इज द सरफेस ऑफ चाय। ओके, वो सरफेस हो गया। उस सरफेस के अंदर खिंचाव है, तू गौर कर, वो यूं खींच रहा है, इसलिए देख उसके अंदर पूरा श्रिंक दिखेगा तेरे को, है ना। हाँ, तो सरफेस का जो खींचाव होता है ना, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और एक्चुअली वहां पे फोर्स लग रहा है, जो सरफेस है एक दूसरे को खींच रही है, खींचम खींच कर रहा है, टेंशन क्रिएट कर रहा है ना। तो फोर्स लग रहा है वहां पे, और पर्टिकुलर लेंथ पे लग रहा है कि इतनी लेंथ पे, चाय के कप का बीच में इतना लेंथ है, उस पर इतना फोर्स लग रहा है सर, और इधर उधर खींचम खांची से चाय के ऊपर पूरा लेयर बन गया है। यस, तो यहां से इसके डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट बनता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब फोर्स का यूनिट हमको पता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, लेंथ का भी हमको पता है मीटर, मीटर मीटर कैंसिल आउट, किलोग्राम सेकंड -2। चल वन मोर, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी को ई से भी डिनोट करते हैं, बहुत बार डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। क्या है? वही अभी तो सीखा है, चाय के ऊपर जो खींचम खांची होती है, एक दूसरे को खींचते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी आ जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है उसके अंदर। बस, तो वो एनर्जी कितने एरिया में स्टोर हुई, उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। चलो, इसका एनर्जी का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर।
कैंसिल आउट, अगेन वी विल गेट किलोग्राम सेकेंड इनवर्स। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, सरफेस टेंशन ही तो हो गया। तो सरफेस एनर्जी को भी सरफेस टेंशन ही बोलते हैं। अब इनका एमएलटी देख ले, 0 0 1, क्योंकि सेकंड है ओनली और कुछ नहीं है, किलोग्राम और लेंथ का टॉपिक टर्म नहीं है यहाँ पे। फिर इसका देख ले क्या होगा, 0 0 -1। फिर इसका देख ले, मास 1 है और टाइम पे -2 है, लेंथ का कुछ नहीं है तो 0 1 0 -2। ओके ओके स्टूडेंट्स, अगेन वी आर इन द टेबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। पिछले लेक्चर में अपना बात हुआ था, है ना, कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मगअप करना पड़ेगा टू सेव द टाइम इन न्यूमेरिकल्स। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे बड़े बड़े, तब वहां पे ये डायमेंशनल फॉर्मूला लेना होता है। अब जब डायमेंशनल फॉर्मूला लेना है तब तू पूरा क्वांटिटी फॉर्मूला यूनिट सब सेट करके लेने जाएगा, तो इट विल वेस्ट योर टाइम। टू बी ए स्मार्ट स्टूडेंट, अच्छे से सीख लिया, लर्न कर लिया, अब इसको मगअप कर डाल डायमेंशनल फॉर्मूला को, तेरा टाइम बचेगा एग्जाम में। ठीक है, चल कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ कि देख डायमेंशनल फॉर्मूला तुझे याद है तो तुझे क्या फायदा होता है। जैसे आज हम एक काम करते हैं, हम यूं पढ़ रहे थे ना पिछले लेक्चर में, इस बार उधर से पढ़ते हैं। चल जैसे कोई फॉर्मूला देता हूं, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब तेरे लिए तो पहली बार ये फॉर्मूला, तू तो सारे टर्मिनोलॉजी को जानता भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि वेयर F शुड बी कंसिडर्ड एज फोर्स, R should be considered as radius, V should be considered as speed। चलो ठीक है, ये सब दे दिया। अब बोला कि ये जो ईटा है, इसको ईटा पढ़ते हैं, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले ईटा को सब्जेक्ट बना, तो 6 पाई नीचे आएगा। अच्छा, वो जो आरवी है वो भी नीचे आएगा, है ना, तो ये ट्रिक है। अब देख फॉर्मूला तो उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया, तुझे सिर्फ उसको सब्जेक्ट बनाना था। अब फंसेगा कहां, तुझे इनके एमएलटीज याद नहीं तो तू फंसा, तो आगे क्या करेगा। लेकिन तुझे एमएलटीज डायरेक्ट याद है तो देख काम हो जाएगा। देख जैसे फोर्स का एमएलटी डायरेक्ट मुझे याद है 112 लास्ट वाला माइनस, ये रटने का ट्रिक है एमएलटीज को। 1 1 -2, 112 लास्ट वाला माइनस एमएलटी 1 1 -2 हो गया। फिर ये आर मुझे रेडियस बोला है क्वेश्चन में, तो रेडियस क्या होता है, लेंथ, लेंथ मींस मीटर, मीटर मींस L1। ओके, फिर ये है V, V मींस स्पीड, स्पीड का क्या होता है 0 11 लास्ट वाला माइनस, देख 0 11 लास्ट वाला माइनस हो गया। अब ये जो 6 पाई कांस्टेंट है, ये डिजिट्स है ना, तो इनका एमएलटी होता नहीं है। ओके, बस अब इनको सेटल कर, चल सेटल करते। देख M1 1, फिर M0 तो गया वो, तो फिर L1 कैंसिल आउट, ये वाला L1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। फिर ये देख T पे -2 है, इसको ऊपर ले जाए तो हो जाएगा +1। ये तो पता है ना, पावर वगैरह आप सीखे हो 9th स्टैंडर्ड में। 1 -1 मिल गया ना, समझा। तो बस ये इनके एमएलटी तुझे याद नहीं होते तो तू ये नहीं बना पाता। तो चलो अब इसको हम एक काम करते हैं, ये बहुत जनरल एमएलटी है जो ज्यादातर पूछा जाता है, तो हम उसको अपनी इस लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। इट द नंबर पोजीशन ऑफ 18, द क्वांटिटीज विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा, इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ये विस्कोसिटी क्या है समझाता हूं, पहले फॉर्मूला ये लिख लेते हैं, 6 पाई ईटा आरवी। इसका यूनिट तो अपन ने इधर बनाया ना, देखो एमएलटी, डायरेक्ट एमएलटी लिखो ना, 1 -1 उसका यूनिट यहीं से बना ले, किलोग्राम, मीटर -1, सेकंड -1, डन। अच्छा अब समझ, ये विस्कोसिटी क्या है, चिकनापन। यस, जैसे पानी और हनी, हनी गुजराती में इसको मध बोलते हैं ना, मध। हाँ, पानी और हनी में ज्यादा चिकनाहट किसमें, हनी में ना, इसलिए हनी को ज्यादा विस्कस बोलते हैं। समझा, विस्कोसिटी समझा, विस्कस मटेरियल। ओके, 19 नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल मींस डी थीटा से हमने इसको डिनोट किया था। एसआई की दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी ना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, वही वाला प्लेन एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था,
प्लेन एंगल का फॉर्मूला था आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब आर्क मींस लेंथ, तो मीटर, रेडियस भी लेंथ, तो मीटर, मीटर मीटर विल कैंसिल, सो नो यूनिट्स, ओके नो यूनिट्स। लेकिन इसका यूनिट हमको पता है, रेडियन डिसाइड हुआ था, तो एमएलटी में इसको पोजीशन नहीं मिलेगा, रेडियन को एमएलटी में प्लेस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एमएलटी 7 तक ही है ना। एसआई के जो फंडामेंटल यूनिट्स थे 7, वही तो एमएलटी में आते थे। कहां तक आते थे? एम आता है, एल है, टी है, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये 7 तक है एमएलटी। हमने आज तक 3 तक ही देखा है क्योंकि हमको जरूरत इतने की पड़ी, लेकिन एमएलटी 7 तक ले सकते हैं। एम, एल, टी, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। डन, ओके, होल्ड। वेवलेंथ, अच्छा ये वेवलेंथ टर्म है, उसके लिए सिंबल यूज होता है लेमड़ा, ठीक है। लेंथ है तो क्या फॉर्मूला लेंगे? कुछ नहीं लेना, सीधा यूनिट लेना मीटर, और डायरेक्ट उसका एमएलटी ले 010। हाँ ये है कि वेवलेंथ पे 1 मिनट हम बात कर सकते हैं। देखा वेवलेंथ को कभी? बहुत से बच्चे बोलते हैं, जब पहली बार पूछा जाता है 11th में कि सर वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, तो बच्चे बोलते सर वेव कितना लंबा है वो बताता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वेव का लेंथ नहीं दिखा था, ये समझाता हूं। वेव तो अपन ने देखा होगा ऐसे, इसको वेव बोलते हैं, है ना। और वेव के अंदर देख, ये दिख रहे हैं और ये पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, उसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। फिर अगेन देख, क्रेस्ट एंड ट्रफ, देन अगेन क्रेस्ट एंड अगेन ट्रफ, ओके। अब ये 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ, दिस डिस्टेंस मेक्स 1 वेवलेंथ। इतने डिस्टेंस को किसी भी, अब ये वेव चाहे कितना भी लंबा जाए, उसके इस पोर्शन को उसका वेवलेंथ बोलते हैं लेमड़ा। शुद्ध गुजराती में बोलते हैं ना, एक टेकरो और एक खाडो, ऐसे गुजराती में बोलते हैं। हिंदी में बोलेगा तो ये क्या बोलेंगे इसको? एक पहाड़ और एक खड्डा, इतना मिलके जो डिस्टेंस बनता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्लियर? सिर्फ समझने के लिए था। चलो 1 मोर, अभी एक और देता हूं। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाते हैं हम लोग। देखो, एक फॉर्मूला था 9th स्टैंडर्ड में, आपने देखा होगा शायद, ग्रेविटेशन फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ। ये रहा, देखो, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिया है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में सब आइडेंटिफिकेशन दे दिया कि F को क्या समझना है, फोर्स, m1 m2 को क्या समझना है, मास, और R को क्या समझना है, डिस्टेंस। ये बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया है, ताकि हमको एमएलटी लेने में प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ दे आर आस्किंग टू क्रिएट द एमएलटी ऑफ कैपिटल G. For that, make this G as subject first of all. Take this r square here, fr square upon m1 m2. हो गया। अब पंगा कहां होगा? तुझे अभी जो बोला इनके एमएलटी याद नहीं होंगे तो तू फंसेगा, टाइम वेस्ट होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन इसके एमएलटी याद है तो तेरा काम हो गया। देख कैसे, फोर्स का एमएलटी अभी बोला था 112, लास्ट वाला माइनस, इसे रटना पड़ेगा तो टाइम बचेगा। फोर्स का क्या होगा, 112, ठीक है। फिर ये आर है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स मीटर, मीटर मीन्स लेंथ, ऊपर स्क्वायर है तो 2 ले लो, हाँ। फिर ये मास है, मास मीन्स किलोग्राम, ये मास भी होता है किलोग्राम, मतलब 2 बार हो गया ना तो 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप इजीली, इसको ऊपर ले लो, फिर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर लेंथ में देखो, ये और ये दिख रहा है, इस पे 1 है और इस पे +2 हो जाएगा, ये t -2, तो नाउ इट विल बिकम -1 3 -2। कैपिटल G का एमएलटी है, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में। और रटते बच्चे कैसे पता है, 132 बीच वाला प्लस, 132 बीच वाला प्लस, मतलब बाकी के 2 माइनस। ये रटने का ट्रिक है, हमको प्रूव करना भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए टू सेव द टाइम। तो इसका टाइटल बनाते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। फॉर्मूला तो वही है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यूनिट क्या बना, यूनिट छोड़ सीधा एमएलटी बनाया ना अपन ने, तो -1 3 -2। यूनिट लिखना है तो लिख ले, यहां से किलोग्राम पे -1 है,
लेंथ वाले पे 3 है और सेकंड वाले पे -2 है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं। हम ऐसे ही सीखेंगे फिजिक्स को अच्छे से। ज्यादातर बच्चे या ज्यादातर बुक्स में कैसा होता है, सीधा ये टेबल रट्टा मारते, ऐसा नहीं, अंदर की चीजों के साथ फील करो। फ्रेंडशिप हो जाएगी आपकी फिजिक्स के साथ अभी से, ठीक है। चल एक और चीज घुमा के देता हूं। एक फॉर्मूला दिया एग्जाम में, E = HF, और बोल दिया कि E को एनर्जी कंसीडर, ये सब बोल देंगे क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोग अभी 11th में नए हो, आपको ये बोल देंगे क्वेश्चन में। E को एनर्जी समझो, F को फ्रीक्वेंसी समझो, और H है प्लांक का कांस्टेंट जिसका यूनिट और डायमेंशन फाइंड करो। चलो 2 मार्क्स में आया ये क्वेश्चन, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, H को सब्जेक्ट बना, H = E/F। ये फिर वही पंगा, इनके MLT नहीं याद है तो तू फंसेगा भी, तो तेरा टाइम बिगड़ेगा, छोटे से सम के लिए टाइम पास हो जाएगा। एनर्जी का MLT होता है 122 लास्ट वाला माइनस। मैंने तो रटा ही, मेरे को तो पढ़ाते हुए टाइम बचना चाहिए ना। 122 लास्ट वाला माइनस, और फ्रीक्वेंसी का होता है T, सेकंड इनवर्स था ना, हाँ वही। अब इसको सॉल्व करो, M1 L2 T -2 था। अच्छा, ये -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +1, इट विल बिकम M1 L2 T -1। बन गया एक और अपनी लिस्ट में। अब ये लिस्ट लंबा 30 तक ले जाएंगे हम। टाइटल है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट फॉर्मूला सपोर्टिव है, E = HF। डायरेक्ट MLT देखा है अपन ने, तो 1 2 -1, ठीक है। इधर यूनिट भी लिख सकते हैं, तो किलोग्राम पे 1, लेंथ पे 2, सेकंड पे -1। डन। MLT टेबल में आगे बढ़ते हैं। होपिंग दैट यू ऑल आर रेडी विद प्रीवियस MLTs। चलो एक टेस्ट लेता हूं। एनर्जी का MLT क्या होता है? 122 लास्ट वाला माइनस। ये जो क्वेश्चन और आंसर के बीच का टाइम था ना, इतने वक्त में तुझे आंसर ट्रिगर होता है तो समझ MLT में तुझे बहुत मजा आने वाला है। लेकिन टाइम लगता है, जैसे सर एनर्जी का होता है 1 3 2, अरे नहीं माइनस, ऐसा सब हुआ ना तो मजा नहीं आएगा तेरे को पढ़ने में। ये समझ एक ब्रिज कोर्स जैसा है। ब्रिज कोर्स मतलब साइंस से हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे पढ़ने अभी। लेकिन MLT रेडी हो जाए ना फिर न्यूमेरिकल्स में मजा आएगा। तो प्लीज MLT लर्न कर। चल थोड़ा आज मैं हेल्प कर दूंगा आज के लेक्चर में, कैसे इसको रट्टा मारना है। समझने के बाद रटना, देख समझना तो है ही फिजिक्स में, रटना कुछ नहीं है, लेकिन समझने के साथ हमको एग्जाम में टाइम भी बचाना है, स्मार्ट भी बनना है ना। समझने के बाद कुछ आंसर्स ऐसे तो जिनको रटने में अपना एग्जाम में फायदा होता है। ओके, तो चल स्टार्ट करते हैं आज के भाषण के साथ। पहला, हीट कंडक्टिविटी। अच्छा, ये जो 3 लिखे ना, ये 3 स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है क्योंकि इन पे पूरा चैप्टर है आगे 11th साइंस में, इन पे पूरा चैप्टर है। तो अभी ये फॉर्मूले का डेप्थ इतना है, समझाने बैठूंगा तेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अरे सर ये सब क्या है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले अभी आपको समझाए नहीं जाएंगे, जब इनका पूरा चैप्टर आएगा 30 40 क्वेश्चन का, तब ये डिटेल में समझेगा तू। ओके, तो टेम्पररी फॉर्मूलों को एक्सेप्ट कर ले, हम आगे बढ़ते हैं। हमको अभी MLT से मतलब रखना है, उसके सम्स करने, फॉर्मूले के डीप में अभी नहीं जाना इस 2-3 में। चलो, हीट एनर्जी, ये भी एनर्जी है 122 लास्ट वाला माइनस 1 2 -2, ठीक है। ये थिकनेस है, थिकनेस तो मीटर में होता है ना, मतलब L1। हाँ वेरी गुड, सीख गया बच्चा। एरिया है, एरिया मींस मीटर स्क्वायर L2। अरे उसके साथ M0 T0 नहीं लगेगा तो भी चलेगा भाई। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर मींस केल्विन। ओके, टाइम, टाइम मींस सेकंड, सेकंड मींस MLT T1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दे। सॉल्व करना क्या सीखा आप लोग, बड़े हो। ये L2 गॉन, M1 रह गया यहाँ पे, फिर T -2 है, ये तो गया, ये 1 है। इस 1 को ऊपर लेगा तो -1 ऊपर लेगा तो -1, तो टोटल कितना हो गया -3। फिर L पे 1 है, केल्विन पे क्या है -1, बराबर है ना। ओके चलो डाल दो इधर 1 -3। अरे इसको इधर उधर सेट कर दे, MLT का वो रहना चाहिए ऑर्डर। -3 और केल्विन पे है -1। चलो इसका हो गया। वन मोर, स्टीफन कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला है पावर
पावर अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर फॉर, ये पावर टेस्ट दे, बोल पावर का क्या होता है, 123 लास्ट वाला माइनस, चल इतना टाइम लगना चाहिए तेरे आंसर आने में, 123 लास्ट वाला माइनस, एरिया मीन्स L2, टेम्परेचर मीन्स केल्विन, लेकिन यहाँ पे 4 पावर है तो ऑलरेडी इट इज 4, ओके, नाउ इट विल बी इजी, M पे 1, L2 कैंसल, टेम्परेचर सॉरी टाइम -3 एंड केल्विन -4, बन गया ना, 1 0 -3 -4, ओके। चलो अब लास्ट है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी आया फिर से याद कर 122 लास्ट वाला माइनस, मेरे से पहले तेरा आंसर आना चाहिए, लास्ट वाला माइनस, टेम्परेचर मींस केल्विन, ओके। अब इसको तो सीधा ऊपर ले जाए, इजी है, 1 2 -1 हो गया, लेकिन इनको अब देख रटना कैसे, बहुत इजी है, जैसे ये 11 31 लास्ट 2 माइनस, 10 34 लास्ट 2 माइनस, 12 21 लास्ट 2 माइनस, यार ऐसे कुछ सॉन्ग भी बना दे अपना रिदम, जैसे देख 11 -31 10 -34 12 -21 रिदम बना दे, ठीक है, ओके डन। कैमरामैन स्टार्ट करूं, ओके। अभी 26 नंबर का ये जो लास्ट वाला स्लॉट है ये बहुत आईएमपी, इसको पूरा समझ के अच्छे से पढ़ेंगे, चलो ठीक है, ये समझ में भी आएगा क्योंकि 10वीं में आपने जो पढ़ा है ना 10th में इलेक्ट्रिसिटी के, उसी के मस्त मस्त टर्म्स निकाल के लाता हूं, चलो। फिजिकल क्वांटिटी है जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, आई। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा बता, नहीं होगा अभी, क्यों, एसआई टेबल पढ़ा था अपन ने, उसमें वो जो 7 फंडामेंटल्स थे ना, उसमें ये 4th पोजीशन पे था शायद, हाँ, और अपन ने क्या बोला था कि जो फंडामेंटल्स होते हैं दे आर वेरी लेस इन नंबर्स, they are independent from each other, so that's why they don't have formula right now, understand। चल तो इसका फॉर्मूला में लिख दे, नो फॉर्मूला प्लीज, चल लिखा नहीं एग्जाम में, चल यूनिट बनाते इसका, यूनिट क्या है, एम्पियर, सीधा ही, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, MLTA 0.001। अच्छा ये 7 तक जा सकता है, पता है ना आपको, देखो बोला था मैंने, MLTA कैंडेला केल्विन मोल, 7 स्टेप तक ले जा सकते हैं इसको, ओके। चलो नेक्स्ट 27 इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है Q, पढ़ा होगा 10th में आपने, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा 10th में, Q इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नहीं रे IT, ये I मीन्स करंट और ये T मीन्स टाइम, है ना। तो चलो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, बन गया। अब इसका MLT M0 L0 T1 A1, डन, ठीक है। थोड़ा कैमरा ऊपर रखो। 28 अब थोड़ा मजा आएगा। 28 में है वोल्टेज, वोल्टेज का सिंबल है V। अच्छा वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं शायद, है ना, 10वीं में था ये नाम, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो वोल्टेज का फॉर्मूला 10वीं में पढ़ा था, उस फॉर्मूले से ही जाएंगे। देख वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था पता है, वर्क पर यूनिट चार्ज था ऐसा, या तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये 10वीं में था फॉर्मूला, 10th में आपके, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले से हम लोग इसका MLT बनाएंगे। चलो ऊपर क्या है, वर्क एनर्जी, एनर्जी मीन्स 122 लास्ट वाला माइनस, चलो 122 लास्ट वाला माइनस, फिर नीचे चार्ज है तो चार्ज का तो अभी बनाया ना अपन ने, 0 0 T1 A1। तो इसको सॉल्व कर, ये MM there will be one only, M1 it will be M1, L2 and L0
L2 ओनली, T-2 एंड T1। ये T1 जब ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा तो माइनस, पता है ना टर्म नीचे से ऊपर जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वजह से प्लस माइनस चेंज होते रहते पावर में, ठीक है। तो ये हो गया -3। अब एम्पियर 1 है तो उसको ऊपर ले जा, -1 हो गया ना। 12 - 31 ऐसा पोएम बना के रखना, याद हो जाएगा। 12 - 31, गुड बॉय, गुड गर्ल। चलो अब 29, ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है ना, मजा आ रहा होगा कि 10वीं में पढ़ा था सर, ये तो जानता हूं, मुझे तो आता है सब। चल अंतर्यामी आगे पढ़। वोल्टेज के बाद आएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस आर, सिंबल है उसका। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी देखा होगा, बोलते नहीं था वीर, V = IR, हम शॉर्ट में इसको वीर बोलते थे, 10th में पढ़ते थे ना, तो सर ऐसे रट्टा मरवाते थे, वीर। ओके, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, यही था। ओहम्स लॉ याद कर ले, ओहम्स लॉ। ओके, अब R को सब्जेक्ट बनाएंगे तो R = V/I। अब ये वोल्टेज है, वोल्टेज अभी तो बनाएगा, 12 - 31, 12 - 31, I मींस A1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, 1 2 T-3, जब ये A ऊपर जाएगा तो एम्पियर विल बी -2, और ये तो सीक्वेंस आ गया, मस्त देख कैसे पोएम बनेगा। 12 - 31, 12 - 32, देख मेरे को तो रट गया सब। चल आया नेक्स्ट 30, लास्ट ऑफ द लीस्ट, फिर कल से हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ये आपने 10th में नहीं पढ़ा, ये आपके लिए नया है। नया है तो इसका डेफिनेशन बोल देता हूं। रेशियो ऑफ चार्ज टू द वोल्टेज, रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, ये चार्ज और वोल्टेज का रेशियो को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। 12वीं में पूरा चैप्टर है कैपेसिटर पे, टेंशन नहीं ले। कुछ भी ऐसा लगे ना सर सीखना रह गया, इसको डीप में जानना है, तो थोड़ा होल्ड भी तो कर, 12वीं का पूरा फिजिक्स से 11वीं सीखेगा सब आराम से, लेकिन रटेंगे कुछ नहीं। हाँ बोल, मां की कसम सर कुछ नहीं रटेंगे। चलो ठीक है ये सब। चलो अब ये चार्ज का क्या होता है, 0 0 A1 T1 हो गया ना। फिर वोल्टेज का अभी तो था 12 - 31, चल देख 12 - 31 वोल्टेज का। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा ऐसा आपका, अभी एक बैच में पढ़ाया तो याद रह गया, -12 42। ये तीन तो सीक्वेंस है, देख इसमें तो मजा आ गया। ये दो याद रखने की क्या जरूरत है, एम्पियर मींस A1, ये एम्पियर × सेकंड। अच्छा इसको शॉर्ट में हम कूलम भी बोलते हैं, कूलम भी बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स कूलम। फिर ये जो वोल्टेज का यूनिट है ना, इसको शॉर्ट में V भी बोलते हैं। फिर जो रेजिस्टेंस का यूनिट है, इसको शॉर्ट में ओहम भी बोलते हैं। ये सब नोट्स में लिखा है, तो पढ़ लेना आराम से, ठीक है। अच्छा कैपेसिटेंस का जो यूनिट है, इसको शॉर्ट में फेराड भी बोलते हैं, फेराड लिख दूं, फेराड। ओके, एक बार मैं तेरे को हेल्प कर देता हूं। देखिए VRC का सीक्वेंस मुझे मजा आ गया पढ़ाने का। VRC MLTA MLTA MLTA, याद कर, उधर देख मत, इधर देख। 12 - 31, 12 - 32, -12 42, IMPA याद कर लेना, इसके सम्स बहुत है। टेक केयर, बाय।